जेम्स द्वितीय 1685 में इंग्लैंड का राजा बना। उसे बहुत सुरक्षित सिंहासन प्राप्त हुआ था। परिस्थिति राजतंत्र के पक्ष में थी। विरोधी दल कुचला जा चुका था। राज्य के प्रति निर्विरोध आज्ञाकारिता का सिद्धांत स्वीकृत हो चुका था। संसद के अधिकांश सदस्य राजा के दैवीय अधिकार सिद्धांत के समर्थक थे। जेम्स द्वितीय ने स्वयं ही परिस्थिति को विपरीत बना दिया और उसे अंततोगत्वा गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। 1688 में हुए इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इंग्लैंड की क्रांति संक्षेप में 1688 की क्रांति जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। क्रांति के लिए जेम्स द्वितीय ने खुद वातावरण तैयार किया था। उसके कार्यों से सभी दल के लोग असंतुष्ट थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि राजा स्वेच्छाचारी शासन की पुनरावृत्ति करना चाहता है। जेम्स द्वितीय रोमन कैथोलिक चर्च की शक्ति को बढ़ाना चाहता था। वह कैथोलिकों को राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना चाहता था। वह किसी भी कानून को स्थगित अथवा रद्द करने के अधिकार द्वारा अपनी सत्ता को सर्वोपरि बनाना चाहता था। वह टेस्ट एक्ट को समाप्त करना चाहता था और इसलिए उसने न्यायालय में अपने समर्थक न्यायाधीशों को ही रहने दिया। वह स्थायी सेना की सहायता से विरोधियों पर नियंत्रण रखना चाहता था। इंग्लैंड की जनता जेम्स द्वितीय के क्रूर शासन को इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि उसकी मृत्यु के बाद इंग्लैंड में कैथोलिक शासन का अंत होगा। लेकिन जून 1688 में जेम्स द्वितीय की दूसरी कैथोलिक पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म ने इंग्लैंड की क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया। लोगों को विश्वास हो गया कि जेम्स द्वितीय की नीति अनंत काल तक चलती रहेगी। इस आशंका से लोग भयभीत हो गए। वे क्रांति द्वारा कैथोलिक शासन के अंत का प्रयास करने लगे। प्रतिकूल परिस्थिति के कारण जेम्स द्वितीय ने गद्दी छोड़ दिया। विलियम तृतीय और मेरी को इंग्लैंड का सम्राट और साम्राज्य घोषित किया गया। अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार किया गया। जेम्स द्वितीय के सभी कार्यों को अवैध घोषित किया गया। प्रजा तथा संसद के अधिकारों की पुष्टि की गई। 1688 की क्रांति के कारण 1688 के इंग्लैंड की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। जेम्स द्वितीय की धार्मिक नीति। जेम्स द्वितीय कट्टर कैथोलिक था। कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों में उसकी गहरी आस्था थी। वह कैथोलिकों को राज्य के प्रमुख पदों पर नियुक्त करना चाहता था। इस पक्षपात को देखते हुए प्रोटेस्टेंट लोगों ने जेम्स के कार्यों का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोधियों का दमन करने के लिए जेम्स द्वितीय ने अनेक कठोर कदम उठाए। हाई कमीशन नामक न्यायालय की स्थापना की गई। कैथोलिक धर्म की आलोचना अथवा निंदा करने का अधिकार किसी को नहीं था। विरोध की परवाह न करते हुए जेम्स द्वितीय ने कैथोलिक धर्म का प्रचार जारी रखा। फ्रांस के साथ मैत्री संबंध। जेम्स द्वितीय का विश्वास था कि आवश्यकता पड़ने पर फ्रांस का राजा लुई 14वां उसे सेना और धन से सहायता देगा। इस कारण उसने फ्रांस के साथ मैत्री संबंध बनाए रखने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। उसने रोमन कैथोलिकों की सुविधाएं प्रदान की और प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों पर घोर अत्याचार किया। इंग्लैंड की प्रोटेस्टेंट जनता इस प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं कर सकी। उसने जेम्स द्वितीय का विरोध करना शुरू कर दिया। टेस्ट एक्ट के प्रति उदासीनता। टेस्ट एक्ट के अनुसार केवल अंग्रेजी चर्च के अनुयायियों को ही राज्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता था। इस नियम के कारण कैथोलिकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। इसलिए जेम्स द्वितीय ने टेस्ट एक्ट को रद्द करने का प्रयास किया, लेकिन संसद ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। इससे असंतुष्ट होकर जेम्स द्वितीय ने संसद को ही स्थगित कर दिया। निलंबन और विमोचन के अधिकार का प्रयोग। जेम्स द्वितीय का कहना था कि आवश्यकता होने पर राजा किसी भी नियम को स्थगित अथवा रद्द कर सकता है। इस अधिकार का प्रयोग करके उसने कैथोलिकों के विरुद्ध बने सभी कानूनों को रद्द कर दिया। इंग्लैंड की जनता ने राजा का विरोध किया। विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप। जेम्स द्वितीय ने विश्वविद्यालय के कार्यों में भी हस्तक्षेप किया। विश्वविद्यालय में बड़े बड़े पदों पर कैथोलिकों की नियुक्ति की गई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के उपकुलपति को पदच्युत कर दिया गया था क्योंकि उसने एक कैथोलिक को डिग्री देने से इनकार कर दिया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी कैथोलिक धर्म का प्रचार की व्यवस्था की गई। क्रिस्ट चर्च के अध्यक्ष के पद पर एक कट्टर रोमन कैथोलिक को नियुक्त किया गया। विश्वविद्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप से भी इंग्लैंड की जनता असंतुष्ट थी। धार्मिक न्यायालय की स्थापना। 1686 में जेम्स द्वितीय ने धार्मिक न्यायालय की स्थापना की। इस न्यायालय का मुख्य उद्देश्य पादरियों को राजा की इच्छानुसार कार्य करने के लिए बाध्य करना था।
धार्मिक न्यायालय द्वारा कैथोलिक धर्म के विरोधियों को क्रूर सजा दी जाती थी। स्थायी सेना में वृद्धि। जेम्स द्वितीय को सुरक्षित सिंहासन प्राप्त हुआ था। उस समय न तो आंतरिक विरोध की संभावना थी और न विदेशी आक्रमण का भय था। फिर भी जेम्स द्वितीय स्थायी सेना में वृद्धि करना चाहता था। सैनिकों में अधिकांश कैथोलिक थे। इससे लोगों का आतंकित होना स्वाभाविक था। उन्हें विश्वास हो गया था कि जेम्स द्वितीय स्थायी सेना की सहायता से स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करेगा और कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के प्रति नीति। बैकपोर्ट जेम्स द्वितीय के स्वेच्छाचारी शासन का प्रभाव स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर भी पड़ा था। उसने वहां भी ऊंचे ऊंचे पदों पर कैथोलिकों की नियुक्ति की। आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट भयभीत हो गए। स्कॉटलैंड में रोमन कैथोलिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। इससे लोगों में असंतोष बढ़ा, जिसके कारण आगे चलकर क्रांति संभव हो सकी। चुनाव में हस्तक्षेप। जेम्स द्वितीय चुनाव में भी हस्तक्षेप करने लगा था। वह संसद के सदस्यों को नामजद नॉमिनेट भी करने लगा था। वह अपने समर्थकों की संख्या संसद में बढ़ाना चाहता था। इससे संसद के सदस्य असंतुष्ट थे। 7 पादरियों का मुकदमा। जेम्स द्वितीय ने 1688 में दूसरी घोषणा प्रकाशित की। उसने राज्य के प्रत्येक चर्च में इसे लगातार 2 रविवारों को पढ़ने का आदेश दिया था। राजा की घोषणा की संसद की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी, इसलिए राजा के आदेश को स्वीकार करना राजा की निरंकुशता को स्वीकार करना था। कैंटरबरी के आर्कबिशप और 6 अन्य बिशपों ने राजा के सामने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आदेश को वापस लेने की मांग की। जेम्स द्वितीय ने इन पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर मुकदमा चलवाया, लेकिन न्यायालय ने बिशपों को निर्दोष घोषित किया। इससे लोगों ने आनंद और उत्साह की लहर दौड़ गई। पुत्र का जन्म। जैसा हमने ऊपर भी लिखा है कि जेम्स द्वितीय ने अपनी कैथोलिक पत्नी से एक पुत्र को जन्म दिया। इससे लोगों को लगने लगा कि यह कैथोलिक हमेशा उन पर भविष्य में भी हावी ही रहेंगे। उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चे का लालन पालन कैथोलिक वातावरण में होगा और उसे कैथोलिक शिक्षा दी जाएगी। इस प्रकार जेम्स द्वितीय की मृत्यु के बाद कैथोलिक शासन चलता रहेगा। इस असहनता से ही लोग भयभीत हो गए। अब वे क्रांति के द्वारा ही कैथोलिक शासन का अंत कर सकते थे। क्रांति के परिणाम। राजा की शक्ति में कमी आई। संसद के अधिकारों में वृद्धि हुई। क्रांति के बाद अनेक अधिनियम बने। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया। नौसेना, स्थल सेना आदि के व्यय के ब्यौरे और ऋण का अनुमान लगाया। न्यायालय को स्वतंत्रता मिली। फ्रांस को पराजित कर इंग्लैंड ने एक नई यूरोपियन नीति अपनाई। स्कॉटलैंड को क्रांति से सांविधानिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त हुए। क्रांति का आयरलैंड पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। आयरलैंड का ऊन का व्यापार चौपट हो गया। 1688 की क्रांति इंग्लैंड के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। निरंकुश राजतंत्र की परंपरा समाप्त हो गई और राजा को वैधानिक सीमा में जकड़ दिया गया। 1689 में अधिकार विधेयक पारित हुआ। इसके अनुसार राजा संसद की सहमति के बिना न तो किसी कानून को स्थगित कर सकता था, न किसी नए कानून को लागू कर सकता था, न नया कर लगा सकता था और न किसी व्यक्ति की सजा माफ कर सकता था। ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि कैथोलिक या कैथोलिक स्त्री से शादी करने वाला कोई भी व्यक्ति इंग्लैंड की गद्दी का अधिकारी नहीं होगा। निरंकुश राजतंत्र की जगह नियमानुमोदित शासन की स्थापना हुई। संसद की शक्ति बढ़ी। वह राजसत्ता पर नियंत्रण रखने लगी और राजकोष पर उसका एकमात्र अधिकार हो गया। संसद में विद्रोही कानून पास किया गया। इससे सेना पर संसद का नियंत्रण हो गया। त्रैवार्षिक कानून पास कर हर 30वें वर्ष पर संसद का निर्वाचन अनिवार्य कर दिया गया। सहिष्णुता कानून पास कर सभी प्रोटेस्टेंट संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। 1701 में उत्तराधिकार निर्णायक कानून बना। इसके अनुसार ये तय हुआ कि इंग्लैंड का राजा प्रोटेस्टेंट ही होगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका पर संसद का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। अब राजा की जगह संसद संप्रभु हो गया। राजा की निरंकुशता समाप्त हो गई और संसद की संप्रभुता स्थापित हुई।